तो बच्चों जय श्री श्याम, वादे के मुताबिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्टाफिंग का क्विक रिवीजन एज पर सीबीएसई। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फटाफट से हम खत्म करते हैं और कंसिस्टेंटली बने रहेंगे वीडियो के साथ। इस पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डेफिनेटली वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे एंड नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। तो आइए चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर ब्रॉडली आपको 4 चीज़ें याद रखनी है बेटा। सबसे पहले स्टाफिंग के अंदर क्या है कि मैन पावर नीड को आइडेंटिफाई करना, मेरे को कितने इंप्लॉइज की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली मैं सर्च करना स्टार्ट करूंगा, रिक्रूटमेंट करूंगा, देन प्लेसमेंट, मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दूंगा उनको, एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसमें है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम होता है स्टाफिंग के अंदर। बेसिकली फिजिकली मैं रिक्वायरमेंट को फिल करता हूं, जैसा कि मैंने एस्टिमेट किया है कि मेरे को कितनी नीड है इंप्लॉइज की। सेकंड पॉइंट इज अवॉइडिंग ओवर स्टाफिंग। मैं ओवर स्टाफिंग से बच पाता हूं बिकॉज अल्टीमेटली मैंने एस्टिमेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड, काम के प्रेशर के हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने इंप्लॉय की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली मैं एक लिमिटेड स्टाफिंग करूंगा। उसके बाद है वाइडर चॉइस आती है मैनेजमेंट के पास बिकॉज राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं और एक वाइडर चॉइस मिल जाती है पूल ऑफ कैंडिडेट में से कंपेटेबल को चूज करने के लिए, तो वाइडर चॉइस मिलती है मैनेजमेंट के पास। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। राइट पर्सन को राइट जॉब दे पाता हूं मैं स्टाफिंग के प्रोसेस से, जो कि कंपेटेबल है इंप्लॉय, उसको मिलेगी जॉब। कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंप्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग से। इसके बाद है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाते हैं, एफिशिएंटली काम हो पाता है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद है जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं इंप्लॉय जो है अपने काम से खुश होता है, अपने बॉस को खुश रख पाता है, प्रॉपर इंसेंटिव्स विड्रॉ कर पाता है, तो उसको पता होता है कि मेरी जॉब अच्छी है, स्टेबल रहेगी। उसके बाद है लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है, रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयज छोड़कर नहीं जाते, या मेरे को रेगुलर बेसिस पर हायरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती जब मेरे पास कंपेटेबल और एफिशिएंट एम्प्लॉयज होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स भी मेंटेन हो पाती है, सेकंड पॉइंट। उसके बाद है ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एचआर। तो एचआर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर सीबीएसई। तो सबसे पहला काम है रिक्रूटमेंट सर्च करना, हंटिंग करना क्वालिफाइड पीपल्स के लिए। उसके बाद है जॉब को एनालाइज करना, उनका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना कि हमें इस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, इतना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है डेवलपिंग कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान डेवलप करना। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए रेगुलर बेसिस पर ये इंश्योर करना कि उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही, उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद है हैंडलिंग ग्रीवेंसेज। एचआर के पास हर तरह की कंप्लेंट आती है तो वो एचआर हैंडल करते हैं, मैनेजर के साथ कोई डिस्प्यूट है तो वही एचआर ही हैंडल करेंगे। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और वेलफेयर प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ के लिए। उसके बाद है स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट बेसिकली एस्टिमेशन। मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू वर्कलोड मेरे को कितने इंप्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। इसमें दो तरह के एनालिसिस हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू वर्क मेरा कितना इंप्लॉय होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क मेरा कितना इंप्लॉय होना चाहिए, दैट इज वर्कलोड। एंड वर्कफोर्स, वर्कफोर्स इज बेसिकली कितना इंप्लॉय होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्क, एंड वर्कलोड कितना है, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली मैंने एस्टिमेट कर लिया, अब उसके बाद मैं सर्च करना स्टार्ट करूंगा फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। सर्च करने के लिए एडवर्टीजमेंट है, रिकमेंडेशन, रेफरेंस से मैं जो है एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से जो है हायर कर सकता हूँ। इसके अलावा जॉब पोर्टल्स पर मैं वैकेंसी पुट कर सकता हूँ। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर बेसिकली जब मैं किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करता हूँ तो बेसिकली राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, उसको काफ़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, हर जगह उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है दैट आई एम कंपेटेबल फॉर द जॉब। ओके, तो वो क्या क्या है देखो, इसमें सबसे पहले प्राइमरी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है, देन सिलेक्शन टेस्ट है, देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जाती हैं प्रीवियस एम्प्लॉयर की या फिर किसी ऐसे पर्सन की जो कि फैमिली मेम्बर का नहीं है, आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, ताकि आपकी साइकोलॉजी को समझा जा सके, आप किस तरह की आपकी मेंटालिटी है, कैसे आप काम को लेकर सीरियस हो या नहीं हो। सिलेक्शन डिसीजन ले लिए जाते हैं, उसके बेसिस पर फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, देन ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जॉब लेटर। उसके बाद साइनिंग करवाई जाती है नॉमिनेशंस पर, बेसिकली जो भी आपको कंपनसेशन पे किया जाएगा उसमें किस किस की आपकी फैमिली में आप किस किस को नॉमिनेशन दे रहे हो, आपके एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, उस पर साइन करवाए जाते हैं। देन उसके बाद है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के अंदर पहला पॉइंट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इज बेसिकली रेफर्स टू द गिविंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना, अपनी सीट उनको प्रोवाइड करना कि यस आपका ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा और आप जब से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ओरिएंटेशन इज बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना अपने कलीग के साथ, मैनेजर्स के साथ, एएसएम्स के साथ, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना। उसके बाद है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग इज बेसिकली कंसर्न फॉर नॉलेज, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन विच कंपनी डील्स। डेवलपमेंट इज बेसिकली उसको अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंट जॉब्स, फ्रीक्वेंट वर्क्स प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेसिटी। ठीक है, तो बेसिकली एक एम्प्लॉय सैलरी के अलावा
अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है। तो रेगुलरली उसके काम को चेंज करते रहना, जो कि कंफर्टेबल है अपने काम के साथ, उसको मतलब एक रेगुलर बेसिस जॉब जो नहीं करना चाहता, तो उसको रिटेन करने के लिए हमें एक फ्रीक्वेंट उसकी जॉब चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो डेवलपमेंट की जो बात होती है वो यहाँ पर होती है। उसके बाद है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज बेसिकली फॉर सर्चिंग, जैसे मैं बता चुका हूँ, रिक्रूटमेंट मतलब है सर्च करना। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उसमें से जो आपको वायबल लगता है, जो ऑथेंटिक लगता है, उसको आप सिलेक्ट करोगे। देन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, एफर्ट डालोगे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन को इन्वाइट करने के लिए। उसके बाद है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर कौन कौन से सोर्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है, जब मैं वेकेंट पोस्ट को फिल करता हूँ इंटरनली, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वेकेंट पोस्ट को फिल करता हूँ, विद इन द ब्रांच ही मैं अपनी वेकेंट पोस्ट को, जो मेरी खाली जगह हैं, जो खाली वैकेंसीज हैं, उनको फिल करता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। ओके, इंटरनल सोर्स, बेसिकली इंटरनल रिक्रूटमेंट या इंटरनल सोर्स। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर दो चीजें हैं, ट्रांसफर है, प्रमोशन है। ट्रांसफर इज बेसिकली सेम लेवल पर किसी इंप्लॉय को ट्रांसफर करना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, सेम डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, सेम लेवल पर जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उसको, जैसे लोअर लेवल पर दो डिपार्टमेंट काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो उन दोनों डिपार्टमेंट में जो भी आपको लगता है कि कंफर्टेबल यहाँ पर है, या वहाँ पर जगह वेकेंट पोस्ट हैं, तो वहाँ से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज है। प्रमोशन इज बेसिकली लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाना, मिडिल लेवल से टॉप लेवल पर जाना, या लोअर लेवल से मिडिल लेवल पर आना। इसमें प्रमोशन की बात होती है, यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, प्रमोशन सैलरी इंक्रीज होती है, और एक स्टेटस भी इंक्रीज होता है। इंटरनल सोर्स के मेरिट्स की बात करूँ तो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, बिकॉज यहाँ पर अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को दिखता है कि यस, हमारे बीच में से ही था कोई और जो है अच्छे लेवल पर चला गया, तो एक इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इकोनॉमिकल सोर्स है, किसी मीडियोकर की जरूरत नहीं है, मेरे को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग मिलता है। टूल ऑफ ट्रेनिंग है, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी प्रोडक्ट सर्विस की नॉलेज है। सिंप्लीफाई सिलेक्शन, बहुत सिंपल है, ठीक है, हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना बड़ा सिंपल हो जाता है जब मैं इंटरनली बात करता हूँ तो। डिसएडवांटेज इसके अंदर बात करें तो रिडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, यहाँ पर फ्रेश टैलेंट का आना बंद हो जाएगा। जब मैं सारी वैकेंसीज को इंटरनली ही फिल करूंगा, तो डेफिनेटली मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट, यंग ब्लड आना बंद हो जाएगा। इसके बाद अनसुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। न्यू ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो न्यू हायरिंग करनी पड़ेगी आपको, तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। एम्प्लॉय बिकम लिथार्जिक, यहाँ पर आलस हो जाता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको पता है कि एक टाइमली प्रमोशन मिलना ही मिलना है। उसके बाद है कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है, बिकॉज उनको पता है कि बाहर से तो हायरिंग होगी नहीं, इंटरनली ही जो है सारी चीज़ें फिल करी जाएंगी, तो डेफिनेटली हम भी एक टाइम के बाद प्रमोशन ले ही लेंगे। उसके बाद देखो एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं। जब मैं वेकेंट पोस्ट को फिल करता हूँ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से जब मैं लोगों को हायर करता हूँ, तो फिल द रिक्वायरमेंट, फिल द वैकेंसी। देखो इसके अंदर ये 10 सोर्सेज हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट मतलब वॉक इन इंटरव्यू हो सकता है। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स मतलब आप जाते फिरते, चलते फिरते आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह है जहाँ पर आप रिज्यूम ड्रॉप कर देते हो, जब उनकी वैकेंसी निकलती है, अकॉर्डिंगली दे विल कॉल यू। एडवर्टीजमेंट में आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप आपको रजिस्टर्ड करवाओगे, बट यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर टेंथ जिसने 10th करी है वो भी हो सकता है कि लिख दे कि मैंने ग्रेजुएशन करी है, यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसी, जहाँ पे एक मीडियोकर होता है जो कि कमीशन लेता है, उसके थ्रू मैं हायरिंग करता हूँ। इसके बाद है कैंपस रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली मैं कॉलेजेस में जाकर जब हायरिंग करता हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस के थ्रू, वेब पब्लिशिंग, naukri.com, shine.com। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो है एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर 20 से 25 लेबर होती है, अकॉर्डिंगली वो कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप करते हैं और जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली उनको हायर किया जाता है। एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट देना। एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या एडवांटेजेस हैं, इससे बेसिकली फ्रेश टैलेंट आ पाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉम्पिटेटिव स्प्रिट आती है, वाइडर चॉइस आ जाती है, बिकॉज आपके पास एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे, क्वालिफाइड पर्सनल आपको मिल पाएंगे। एक्सटर्नल सोर्स की डिसएडवांटेज की बात करूँ, डिसएडवांटेज अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, बिकॉज हो सकता है कि आपके जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके टॉप लेवल पर कोई बाहर से आके बैठ जाए, तो उनको जो है कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो डीमोटिवेट फील करेंगे, डीमोरलाइज फील करेंगे। लेंथी प्रोसेस है, टाइम लगता है, बिकॉज राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। कॉस्टली है, बिकॉज हो सकता है कि मेरे को इसके लिए किसी मीडियोकर को हायर करना पड़े, प्लेसमेंट एजेंसी का सपोर्ट लेना पड़े। उसके बाद है कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन प्रोसेस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज हर लेवल पर मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको रखना है और किसको रिजेक्ट करना है, राइट। उसके बाद है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर मैं बात करूं तो सिलेक्शन इज बेसिकली पूल ऑफ कैंडिडेट में से मेरे को एक राइट पर्सन सिलेक्ट करना है, मेरे पास डिफरेंट चॉइस हैं, मैं सब में से एक बेस्ट और कंपेटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ फॉर जॉब, ठीक है, फॉर जॉब। तो बेसिकली उसमें इसको हम सिलेक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें जो है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, जिसमें जो है हम इंस्पेक्ट कर पाते हैं, जांच पाते हैं कि कितना जो है वो कंपेटेबल है काम के लिए। सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट के अंदर डिफरेंट टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है। ओके, उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जहाँ पर जो मैनेजर है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का मैनेजर, जिस डिपार्टमेंट में उसकी हायरिंग होने वाली है, जिस डिपार्टमेंट को उसको शिफ्ट किया जाएगा, उसका मैनेजर जो है वहाँ पर आता है और उनके
उसके काम की स्पिरिट को जानने की कोशिश करता है, वो काम करने में कितना कंफर्टेबल रहेगा उसको जानने की कोशिश करता है, और काम की नॉलेज भी उससे थोड़ी सी ले लेता है कि वो कितना नॉलेजफुल है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और जो रेज्यूमे में और जो सीवी में जो बातें उन्होंने मेंशन करी हैं वो एग्जैक्टली ट्रू है या नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिवोट कर पाएंगे अपने आप को, किस पोजीशन पर देखते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर रखी जाती हैं। उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एम्प्लॉई से, कैंडिडेट से, बेसिकली एम्प्लॉई नहीं है अभी, वो कैंडिडेट ही है बिकॉज उसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है। कैंडिडेट से जो है प्रॉपर एक कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स ले ली जाती हैं, एड्रेस ले लिया जाता है किसी ऐसे पर्सन का जो कि उनका फैमिली मेम्बर नहीं है, और हो सकता है ये प्रीवियस एम्प्लॉय हो, और या फिर कोई और पर्सन हो सकता है जो कि एक जनरली ये प्रीवियस एम्प्लॉय ही होता है। जैसे बोल दिया जाता है कि आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, ताकि हम जान पाएँ कि आपके साथ उसके बॉन्डिंग कैसी थी, आपकी वर्किंग कैसी थी, आप कितने एफिशिएंट थे। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अंदर आता है। इसके अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। इसके अंदर सिलेक्शन डिसीजन की बात करें तो उसके बेसिस पे फिर सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है, राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, रेफरेंस बैकग्राउंड होती है, एंड देन फाइनली डिसीजन ले लिया जाता है कि इसको रखना है किसको नहीं रखना है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ये फिटनेस टेस्ट है। ओके, तो ये भी होता है। इसके बाद आता है ऑफर लेटर, जब आप ऑफर लेटर उसको ऑफर कर देते हो, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जॉब ऑफर मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको दे दिया जाता है कि इस डेट से आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आपकी ट्रेनिंग इस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस के बाद हम उससे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं पूरा, जिसके अंदर हम सारी बातें मेंशन करते हैं कि आपको क्या क्या कंपनसेशन मिलने वाला है, आपको पीएफ कितना मिलेगा, आपको ग्रेचुटी कितना मिलेगा, पीएफ ग्रेचुटी जितने भी स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसके अंदर आप किस किस को नॉमिनेशन देना चाहते हो उसका नाम मेंशन करोगे, उसकी आईडीज मेंशन करोगे, अकॉर्डिंगली हर डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है, प्रोटोकॉल्स कंपनी के मेंशन होते हैं, हर डॉक्यूमेंट पे आपसे साइन करवा लिया जाता है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, उसके बाद फ्यूचर डिस्प्यूट अगर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ होता है तो कैसे उसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, जॉब टाइटल होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है कि इतने टाइम तक आपका ट्रेनिंग में रखेंगे, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ग्रीवेंसेस प्रोसीजर क्या होगा, एंड रूल्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन सी सिचुएशन है जब आपको विदाउट नोटिस यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। उसके बाद सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस की तरह भी देखा जाता है और एक पॉजिटिव प्रोसेस भी है। सबसे पहले समझते हैं सर नेगेटिव प्रोसेस क्यों है। बिकॉज देखो हर लेवल पर हर फेज पे यहाँ पर रिजेक्शन की बात है, और रिजेक्शन वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। हर फेज में रिजेक्शन की बात है, हर लेवल पर रिजेक्शन की बात है। आप जहाँ सूटेबल नहीं लगोगे जिस राउंड में, वो समझ जाएंगे कि ये इनकी थोड़ी सी मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पता चलेगा कि मान लो प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा हो गया था या ऐसी कोई बात हो गई थी, तो डेफिनेटली वहाँ पर वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली स्टेज पर ही आपको बाहर कर देंगे। या आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके लीगल नहीं है, या मतलब वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो भी आपने एजुकेशन सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं उनको चेक किया गया, उनकी ऑथेंटिकेशन चेक की गई तो बताया गया कि वो जो है इनवैलिड है। तो उस सिचुएशन में हर जगह रिजेक्शन है, हर फेज में रिजेक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सनल अमंग द पूल ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। वाई? ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव भी है और पॉजिटिव। नेगेटिव इसलिए बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर रिजेक्शन है हर लेवल पर। पॉजिटिव इसलिए बिकॉज यहाँ पर जब सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलता है, और इससे होता क्या है कि हमारे पास ना बेस्ट और क्रीम निकल कर आती है, मतलब जो कंपेटेबल और अच्छे काम करने वाले लोग हैं ना वो निकल कर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान से समझेंगे। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली रिलेटेड टू जॉब। जब रिलेटेड टू जॉब आप स्किल्स प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज देना चाहते हो कि किस प्रोडक्ट और किस सर्विस में हम डील करते हैं, उसकी प्रॉपर नॉलेज जब प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉय को, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉय की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए होता है। इट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग का नेक्स्ट स्टेप है एंड हैज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन एम्प्लॉय विद द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आर सेलेक्टेड for education and they are offered to learn new areas essential for their personal growth as well as for organizational growth। देखो होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में MBAs करवाई जाती हैं जब लगता है कि यस कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आगे अच्छे लेवल पर बिठाया जा सकता है और वो काम करने में बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन उनको अच्छे कोर्सेज परस्यू करवाती है। दैट इज़ फॉर हिज और हर डेवलपमेंट, राइट। तो एजुकेशन की बात की जाती है इसमें। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आउटकम ऑफ एजुकेशन। डेवलपमेंट से होगा क्या? डेवलपमेंट इज बेसिकली आउटकम ऑफ एजुकेशन। देखो सिंपल सी बात है, जब ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, ज्ञान बढ़ने के साथ मेरी एनालिटिकल पावर इंक्रीज होती है, सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज होती है। जब सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली हर तरह का जो क्रिटिकल वर्क है उसको हैंडल करने की कैपेसिटी बिल्ट होती है, राइट। तो होता क्या है कि डेवलपमेंट है उसमें, क्योंकि हर तरह की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने लायक आप हो जाओगे, राइट। दैट इज कंसर्न फॉर डेवलपमेंट। ओके, सो आगे देखिए बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का क्या बेनिफिट है। देखो सबसे पहला है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जॉब में परफॉर्मेंस में उसकी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है,
इसके बाद है इंक्रीजिंग मोटिवेशन लेवल, मोटिवेटेड रहता है, जॉब सेटिस्फेक्शन उसे मिलता है बिकॉज कहीं ना कहीं जॉब स्टेबिलिटी उसे मिलती है बिकॉज उसको पता है कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एम्प्लॉयर मेरे से खुश है और मैं हर लेवल पर एक अच्छा ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं वीकली परफॉर्मर बन पा रहा हूँ, मैं मंथली परफॉर्मर बन पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी एक अच्छी पोजीशन है, एक जॉब स्टेबिलिटी की उसको एक फील आता है उससे, ठीक है, एक पर्सनल ग्रोथ उसकी होती है एम्प्लॉय की। उसके बाद है यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से कैसे बेनिफिट है एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का। इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्टेज कम हो जाती है, एफिशिएंटली एम्प्लॉय काम कर पाता है, प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाते हैं, ठीक है, बेटर वर्किंग टेक्निक्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, अलग अलग तरह के इनोवेशंस निकल कर आते हैं सामने जब मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, अलग अलग तरह के काम करने के तरीके निकल कर आते हैं सामने। स्टाफिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है बिकॉज जो हैं लोग वो इतने एफिशिएंट होंगे, जो हैं वो ऑलरेडी इतने एफिशिएंट होंगे कि काम बहुत अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं बार बार हायरिंग करना, बार बार ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय को छोड़कर जाना पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, मोटिवेशन आती है, जॉब स्टेबिलिटी मिलती है, पर्सनल ग्रोथ है। उसके बाद है एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स क्रिएट होती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज एजुकेशन, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स क्रिएट होती है और एक ग्रोइंग स्टेज देखने को मिलती है बिकॉज वहाँ से इनोवेशन स्टार्ट हो जाती है। जब मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ तो एजुकेशन से एनालिटिकल पावर्स इंक्रीज होती है, काम सोचने समझने की क्षमता इंक्रीज होती है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को हैंडल करने की क्षमता आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है, उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर ग्रो करती है। आगे देखिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर दो तरह के ट्रेनिंग मेथड हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर मैं बात करूं, जब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ही होती है, मतलब प्रैक्टिकल काम करते करते उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कुछ अलग चीज़ है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द जॉब। ऑन द जॉब इज बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर जनरली प्लम्बर की बात की जाती है या कोई ऐसा, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया या कोई आयरन वर्कर हो गया। इसमें होता क्या है, जो जो उसका जो मैनेजर होता है या जो मैं बोलूँ उसका जो सुपीरियर होता है, वो थोड़े टाइम तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखता है, उसको कुछ अप्रेंटिसशिप में कुछ उसको पैसा दिया जाता है, राइट, उसको कम पैसा पे किया जाता है बेसिकली, ठीक है, और ट्रेनर उसको ऑब्जर्व करता है, वो ट्रेनिंग की तरह काम करता है, उसको ट्रेनर उसको ऑब्जर्व करता है जब तक कि वो पूरी तरीके से चीज़ों को हैंडल करना स्टार्ट ना कर दे, उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी जाती है थ्रू द सुपीरियर, ठीक है। जब वो लगता है कि हाँ कंपेटेबल हो गया काम करने के लिए, देन उसको धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी जाती है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप इज बेसिकली कंसर्न फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। आप लॉ करो, आप सीए करो, ठीक है, आप डॉक्टरी करो, तो उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप होती है, राइट, वहाँ पर स्टाइफंड दिया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे कॉमर्स में सीए करेंगे तो डेफिनेटली उनके 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, आर्टिकलशिप में उनको स्टाइफंड मिलता है जो कि सीए फॉर्म में उनको करनी होती है किसी सीए के अंडर, ओके, सो दैट इज इंटर्नशिप। तो बच्चों लास्ट रह गया हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को समझो, बेसिकली होता क्या है कि एक्चुअल वर्किंग ग्राउंड पर, एक्चुअल जो काम करने वाला जो एरिया है जहाँ पर एक्चुअल वर्किंग हो रही है, उस पर डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं उतारा जाता, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं वहाँ पर, एग्जैक्टली उसके पास नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली कुछ डमी मॉडल्स होते हैं उस पर उसको प्रैक्टिस कराई जाती है पहले, ठीक है, आउट ऑफ द वर्किंग एरिया। सो बेसिकली इट सिंपली मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सीखना। दिस मेथड इज अप्लाइड फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस and generally used to trained manager by professional. Various of the job training methods are vestibule training. So basically होता क्या है कि मशीनरी पर मैं डायरेक्ट उतारना नहीं चाहता, मैं मॉडल, कुछ मॉडल्स होते हैं, डमी मॉडल होते हैं मशीनरी के, उन पर थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा दी जाती है पहले। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, जैसे मैं बात करूँ फॉरेन कंट्रीज़ में डमी कार होती हैं, ठीक है, डमी मॉडल्स होते हैं, कार होती हैं, वहाँ पर कार ड्राइविंग सिखाई जाती है, उसके बाद उनको ऑन रोड कार ड्राइविंग सिखाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस इज बेसिकली वॉट कि डायरेक्ट अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के बाद तुरंत ही अगर डायरेक्ट मशीनरी पर उतार दिया जाएगा तो वहाँ पर गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा है और वहाँ पर फिर गलती बड़ी होने के चांसेस हैं, तो राइट, तो उसको एक डमी मॉडल पर उतारो और डमी मॉडल पर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करवाओ, देन उसके बाद उसको एक्चुअल वर्क फील्ड दिखाओ। इस पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डाउनलोड करिए, नोट्स नहीं बने तो नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर वीडियोस आएंगी, अब इसमें क्विक रिवीजन वीडियोस आएंगी, मोटिवेशन वीडियोस आएंगी, एंड क्या क्या आप इफेक्टिवली अच्छे से कर सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच एंड जय श्री श्याम।